ऐसा होता है कि टोपी, दाढ़ी और सलवार कमीज वाला हमेशा दहशतगर्द दिखता है। मैं था वहाँ तो मैं लाइव हुआ, जो नहीं थे वो कहाँ से लाइव होंगे। जो आदमी जम्मू जाके छुप जाता है या कहीं घर में छुप जाता है वो लाइव होके क्या दिखाएगा। लाइव होके कुछ ना कुछ दिखाना भी होता है। इस बात का जिक्र किया कि हमारे मंदिरों पर और गुरुद्वारे पर को निशाना बनाया गया, लेकिन ना ही उन्होंने मदरसे की बात की, ना ही उन्होंने मस्जिद की बात की। क्या पुंछ के लोग, उनकी जिंदगियां, उनकी इमलाक, उनके बच्चे मैटर नहीं करते? मैंने डीसी को, मैंने बड़े लोगों से बातें सुनी है, पर मैंने खुद डीसी को स्कूटी पे चढ़ा हुआ देखा। कभी कोई डीसी स्कूटी पे नहीं दौड़ता है, क्योंकि छोटी गलियों से डर इसको भी था, ये भी माँ बाप का एक बेटा होगा। कि कयामत बरपा थी पुंछ के अंदर, बात नहीं की, कोई आया नहीं। आज सुना है कि राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं। क्यों ऐसा होता है कि हर बार पुंछ राजौरी को नज़रअंदाज किया जाता है? पुंछ के अंदर पाकिस्तान की जानिब से लगातार शेलिंग में जिस तरीके अमवात हुई लोगों की और जख्मी हुए लोग, और उसके बाद नेशनल मीडिया की जानिब से जो प्रोपेगेंडा चलाया गया जिसमें हिंदू मुसलमान सिख के इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन वहीं पर कुछ तस्वीरें ऐसी भी देखने को मिली जहां पर एक शख्स लोगों की मदद करने में लगा हुआ है। वो मदरसे के अंदर जाता है, कारी इकबाल जब शेलिंग में शहीद होते हैं उन्हें उठाकर अपने हाथों से अस्पताल लेकर जाता है। और कारी इकबाल के वाकिन से जब मेरी बात हुई, उनका ये कहना था कि आखिरी सांस जो है कारी मोहम्मद इकबाल ने वो जिस शख्स के बाजू पर ली वो और कोई नहीं, प्रदीप शर्मा थे। मेरे साथ आज प्रदीप शर्मा मौजूद हैं जो इस पूरे सिनेरियो में लोगों के साथ खड़े रहे, डटे रहे और इस बात का सबूत दिया कि पुंछ में कुछ भी हो जाए, हिंदू मुसलमान सिख का जो इत्तेहाद है वो बरकरार रहेगा। बहुत शुक्रिया TSL के साथ जुड़ने के लिए प्रदीप जी। प्रदीप जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि वो पूरा सिनेरियो क्या था? लोगों ने, नेशनल मीडिया की बात करते हैं, उसने पुंछ में आकर लोगों को तोड़ने की कोशिश की, यहाँ के इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, क्या कहेंगे? मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि आपने जब मैं जो वो वाक़या मेरे ध्यान में आता है तो मैं सोचता हूँ कि मैं भावुक हो जाता हूँ। मेरी आंखों से सोचता हूँ कि आंसू आ गए, क्योंकि वो पिछले जन्म का कोई ऐसा रिश्ता होता है कि वो कारी साहब जो थे वो बेचारा एक, पता नहीं वो हमने मिलना था, ये पाकिस्तान की बार होनी थी, ये गोलाबारी चलनी थी, और आप यकीन करो कि कुछ बोल नहीं सकता हूँ मैं। उसने बेचारे ने मेरे हाथों में दम तोड़ना था। ये बड़ा मेरे लिए एक दुख वाली बात थी कि एक बेचारा एक आदमी तड़फ रहा है, उसके मुंह से ब्लीडिंग हो रही है और मैं उसको उठाता हूँ। अभी आपने जब नाम ही लिया मेरे मन में कुछ हो गया, तो मैं उसको उठाता हूँ और हॉस्पिटल अंदर पहुँचाते हैं हम उसको। और फिर मैंने उसको बाजू दिया नीचे, क्योंकि उसका सर बार बार टोपी गिर रही थी। मैंने टोपी सर पे लगाई और उसके सर अपने बाजू पे रखा। मेरे लिए बहुत बड़ा भावुक। वो रात को मैं सोते हुए भी रात को नींद खुल जाती है। आज रात को मैं लगभग 2-2:30 बजे मुझे वो सीन याद आ गया। मतलब बड़ा भावुक सीन था। मैं सच बोलता हूँ, कोई एक ईमानदारी की बात करता हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी बच्चे हैं, मेरा भाई हैं, सब हैं, परिवार है हमारा। और वो उसको कारी साहब को, अकवाल कारी जी नाम मुझे बाद में पता चला। वो नाम इसलिए पता चला जब मीडिया वालों ने उसको चलाया। अच्छा, आप जानते नहीं थे उन्हें? मैं नहीं जानता था वो कौन है। तो जब लोगों ने बताया तो मैंने वो मीडिया, मेरे भाई ने, छोटा मेरा भाई है एक, रोहन शर्मा, वो एक्टिव रहता है इस सारे में। मुझे कहता है जी वो मौलवी था ना जिसके आपके साथ फ़ोटो थे। मैं जी हाँ, उस मौलवी का ना वो फ़ोटो चला रहे हैं, वो पता नहीं को मिलिटेंट है, उसने 19 में पता नहीं क्या किया, पुलवामा में बम फटाया था, उड़ी में फटाया था, कहाँ फटाया था। तो उसको तो उन्होंने बड़ा कुछ बना दिया। मैंने कहा दिखाओ भाई, दिखाया तो बीच में जोड़ा, तो मेरे मन में बड़ा कष्ट हुआ। ये कष्ट की बात थी, कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। और उस बेचारे ने मेरे आगे हाथ जोड़ रहा था, कुछ पढ़ रहा था अपने मज़हब के हिसाब से, अकीदे के हिसाब से। और मैंने उसके मुंह पर वो रुमाल रखा हुआ था अपना, और साथ में जो पट्टी होती है वो रखी हुई थी, ब्लड बंद हो जाए, उसके अंदर शरा चला गया था। और वो 15-20 मिनट, आधा घंटा तड़फ कर उसने मेरे हाथों में जान दी। ऐसा शख्स जो देश के लिए कुर्बान हो जाए, देश के लिए जो बलिदान दे, क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं था, वो पढ़ाने के लिए आया था, घर से निकला था, उसकी बीवी भी इधर ही है,
मस्जिद में वो पढ़ाती है जिया उलूम में। ये सईद साहब मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, हम इकट्ठे जमाती हैं, सईद मौलवी सईद साहब। तो मौलवी सईद साहब के पिताजी जो हैं वो तो नोन पर्सन हैं, उन्होंने बड़ी दुनिया की मदद की है, गरीबों की, जिनके घर में कभी कोई सोच नहीं सकता था कि कोई चिराग जलेगा तो उन्होंने जलाया है। उनका एक बड़ा अच्छा रोल है पुंछ में, वो रोल मॉडल है पुंछ में। और बगैर पैसे के यतीम गुरबा गरीब लोगों को उनके पिता जो गुलाम कादर साहब हैं और वो उन्होंने पढ़ाया है। उनके तो दोस्ती थी पर मैं इनको नहीं जानता था ये कौन है। फिर मैंने इनके मुंह पर जब वो रखा तो बेचारे चले गए। फिर मुझे वो सीन याद आता है, बच्चा मैंने उठा कर लाया। उस बच्चे को मैं आपको सच बोलता हूँ कि वहाँ बेड में स्ट्रेचर पे रखने के लिए जगह नहीं थी। आपने उसको उठा रखा पूरे? उठा के रखा, हाथों में उसका मैंने ट्रीटमेंट करवाया पूरा। जब ट्रीटमेंट हो गया तो मैंने उसको जाके बाहर छोड़ा। मैंने कहा बच गया, भगवान ने उसको बचाया ऐसे करके। पर कारी साहब का मुझे बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि कारी साहब को सम्मानित करना चाहिए था, देश ने सम्मानित करना चाहिए था। देश तो कर रहा है, वो कुछ मीडिया वालों की खराबी है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? आपसे जानना चाहूँगी। आप भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से, आपकी आइडियोलॉजी मिलती है, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। ये चीज़ जानना चाहूँगी कि क्यों ऐसा होता है कि टोपी, दाढ़ी और सलवार कमीज़ वाला हमेशा दहशतगर्द दिखता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। टोपी दाढ़ी और सलवार कमीज वाला कभी दहशतगर्द अगर दिखता होता तो मैं नहीं दौड़ता वहाँ पर। मुझे तो इंसान दिखता है, इंसान होना चाहिए। मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है। देखो, हम अलग जात पात हमारा अलग हो सकता है, मेरा अलग है, आपका अकीदा अलग है, किसी सरदार भाई का अलग है, क्रिश्चियन भाई का अलग है, हमका अलग अलग हमारा सिस्टम है। हम पहाड़ी कबीले के भी हैं, गुज्जर कबीले के भी हैं, हम रफीजी भी हैं, हमारी अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग सिस्टम है। पर जब देश की बात होती है तो ये पुंछ है। यहाँ पर जो आपको अलग दिखता है, यहाँ पर अलग नहीं है। यहाँ पर हम सब लोग जो है देश का झंडा उठाने वाले लोग हैं। अगर अलग होता तो वहाँ हमारी माली एक है यहाँ अड़ाई में, उसको अशोक चक्कर नहीं मिलता। यहाँ पर हमारे हाज चौधरी साहब हैं बियाल दरे में, यहाँ पर दलान में, उनको अशोक चक्कर नहीं मिलता। देश के लिए लोगों ने काम किया है। पुंछ में हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं, पुंछ की धरती ऐसी है, यहाँ पर सब लोग देश के लिए लगे हुए हैं। और कारी साहब का मैं उनको क्या कहूँ, उनको शर्म आनी चाहिए। छोड़ना नहीं चाहिए ऐसे मीडिया वालों को, जो मर्जी हो उसके लिए चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, उनको नहीं छोड़ना चाहिए और उन पर सख्त एक्शन होना चाहिए। खाली ये नहीं कि मैंने माफ़ी मांग ली तो आपने सब का सब कुछ। वो माफ़ी आपको लगता है वो माफ़ी है? अफसोस करना वो माफ़ी नहीं है, माफ़ी नहीं है। कारी साहब की जो इज्जत मान पर उन्होंने दाग लगाया। मैं उनके घर पे गया, उनके छोटे छोटे 8 बच्चे, उनकी बीवियाँ, मैं उनके घर में गया। वो उनके भाई जो है वो मेरे साथ, वो भी कारी हैं, हाफिज़ हैं। वो इधर सुरमकोट किसी मस्जिद में पढ़ाते हैं, मदरसे में। वो मेरे गले के साथ, उन्होंने कहा मेरे भाई हो, लग कर मेरे साथ रोना शुरू हो गया। मैं भी रोना शुरू हो गया। उनके जो भांजे मेरे से उम्र से बड़े होंगे, तो उन्होंने कारी साहब की उम्र छोटी है पर उनके भांजे बड़े हैं, वो नंबरदार हैं उधर। वो कहते हैं ये आपके भांजे हैं। वो सब मेरे साथ मिलना शुरू ऐसे। तो फिर मुझे क्या फ़र्क नहीं लगा कोई टोपी में और हमारे में। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब देश के लोग हैं। इस चीज़ में तो मैं नहीं आपके साथ सहमत हूँ। जी बिल्कुल। प्रदीप जी, जब अफरा तफरी का माहौल था पुंछ के अंदर, इंतज़ामिया कहती है कि ऑल ऑफ सडन हुआ, अचानक सब कुछ हुआ, हमारी तैयारी नहीं थी। सब कुछ होने के बाद कहीं पर भी सियासतदान कोई नहीं दिखा। और उस अफरा तफरी के माहौल में जब हमारे मज़हब में कहते हैं कि नफ्सो नफ्सी, यानी कि सिर्फ अपने ही बारे में तब इंसान सोचता है जब मुश्किल होती है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, परिवार को बचाने की कोशिश करता है। और लोगों के अंदर वो देखा हमने कि लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। उसी बीच ऐसा भी होता है कि आप लोगों की मदद करते हैं और आपके ऊपर बाद में लोग ये भी बात करते हैं कि उस नफ्सो नफ्सी के आलम में आप लाइव चल रहे थे, लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, फ़ोटोज़ आपकी जो है वो चल रही थी, आपके पेज से आप लाइव थे, आपके साथी लाइव थे जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लोगों को दिखा रहे थे कि प्रदीप शर्मा जो है वो इस वक्त लोगों की किस तरीके से मदद कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखो, जब ये गोलाबारी शुरू हुई, मुझे लगता है 1:45 बजे का वक्त था। जब आप काम करोगे तो आपको अच्छा बोलने वाले भी लोग होंगे तो बुरा बोलने वाले लोग होंगे, पर बुरा बोलने वाले लोगों का ज़्यादा शुक्रिया होता है, क्योंकि वो खुद कुछ कर नहीं सकते हैं बेचारे, उन्होंने दूसरे को बुरा बोलना है। उनका ज़्यादा शुक्रिया है क्योंकि वो हमारी गलतियां निकालते हैं, हम गलतियों से सबक सीखते हैं।
मैं 1:45 जब ये गोलाबारी हुई, 1:15 बजे मैं लाइव हो गया। लाइव होकर मैंने सिर्फ लोगों को ये रिक्वेस्ट किया, मेरा लाइव पोस्ट देख सकते हो कि अपने घरों में रहो, पाकिस्तान ने हमला कर दिया है। मेरे छत से बिल्कुल सामने आकर 5 गोले फटे। ये तलाब मल्ला है, यहाँ से 200 मीटर दूर है, 300 मीटर दूर होगा। ये साथ में है, सामने वो पेड़ दिखाई दे रहा है, वो मल्ला है, यहाँ से आपको ही दिखाई दे रहा है। तो मैंने लोगों को लाइव होकर ये कहा कि आप घरों में रहो, आपको देश के प्रधानमंत्री पे यकीन रखना है, हमें हड़बड़ी नहीं करनी है, कोई आदमी पैनिक ना फैलाए। आप सबसे मेरा गुजारिश है, आप मेरा लाइव देख सकते हो कि मैं कोई ये नहीं कह रहा था मैं देश के लिए लड़ने के लिए जा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। तब मैं लाइव हुआ। उसके बाद मुझे फ़ोन आता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में गोला फट गया। वहाँ पर एक फॉरेस्टर बेचारा सुरमेंडर का वो जख्मी हो गया, उसके साथ एक गार्ड था वो जख्मी हो गया। मेरा दोस्त मुझे बोलता है, प्रदीप जी वो वहाँ पर गोला फटा हुआ है, तो कोई करलाने की आवाज़ आ रही है। हम दौड़कर वहाँ पर, मेरा भाई था छोटा पुनीत, एक मेरा रोन, हम 3 भाई थे। ऐसे हम 6 परिवार के 6 भाई हैं। हम 3 भाई जो स्कूटी पे बैठ के वहाँ पहुँच जाते हैं। हमने पूरी कोशिश की, रोन ने, मैंने और पुनीत ने उसको रेस्क्यू किया। एम्बुलेंस आ गई, उसको हॉस्पिटल पहुँचाया। फिर अचानक से हम चले गए हॉस्पिटल में। जब उनको हॉस्पिटल पहुँचा लिया तो गोलाबारी बहुत तेज़ हो रही थी। फिर मैं दोबारा लाइव हुआ, मैंने बताया कि मैंने कहा देश भी देखिए कि हमारी क्या हालत है। मैंने कहा देखो, मैं था वहाँ तो मैं लाइव हुआ, जो नहीं थे वो कहाँ से लाइव होंगे। जो आदमी जम्मू जाके छुप जाता है या कहीं घर में छुप जाता है, वो लाइव होके क्या दिखाएगा। लाइव होके कुछ ना कुछ दिखाना भी होता है। तो मैंने लाइव होके लोगों को बताया कि आप भाई घरों में रहो, ये गोले पड़ रहे थे। पर मैं एक बात आपको कहूँगा, आप मेरी छोटी बहन हो, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता है, पर पहला जो फॉरेस्टर था हमारा, खान जो था, उससे लेकर आखिरी जो गोला पड़ा सेड़ी में, जो 2 लोग जख्मी हुए हैं, एक की बैक साइड पूरी उड़ गई है, एक की टांगे और ऊपर आखिरी वो, और उससे पहले खरेतर वाला, उससे पहले मंतार वाला जो गनी, वो नीचे मंतार में रहते हैं। ये जितने लोग हैं, आप एक एक बंदा मैं आपको गिना सकता हूँ। हर आदमी का हाथ पकड़कर मैंने उसकी पट्टी करवाई। हर आदमी को कोशिश की एम्बुलेंस से उतार के अंदर पहुँचाने की। मेरे घर में भी बच्चे हैं, मेरी 3 बेटियां हैं, मेरे घर में बीवी है। हम तो लोगों के साथ लगे रहे। कई लोग तो कहते हैं कि हम उधर थे जी, इधर से जी, हम लाइव नहीं आए। लाइव आप आओ या ना आओ, पर पूरी तरह ईमानदारी से हम लोग लगे हुए थे। किसी आप एक मरीज़ जो है वो ये बोल दे, जिसको जम्मू में जो एम्बुलेंस पे चढ़ा है, उसको मैंने एम्बुलेंस पे धक्का देकर वो तेज़ी पर नहीं चढ़ाया है। वहाँ इतनी खूनरेजी हो रही थी, इतने लोग मर रहे थे, इतने लोग जख्मी थे, अंदर रखने की कोई जगह नहीं थी। एम्बुलेंसों की कमी पड़ गई, डॉक्टरों की कमी पड़ गई, नर्सों की कमी पड़ गई। जो स्टाफ, जो पुराने लोग थे वो भी आके वहाँ पर खड़े हो गए, वो भी करने लगे पट्टियाँ, और हम तो पूरी तरह ईमानदारी से लग गए। मुझे पता चलता था कि यहाँ पर मस्जिद पे गोला पड़ गया, हम दौड़ते थे। मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मुझे खुद समझ नहीं आती है। सिर्फ देश का जज्बा था। हम सोच रहे थे वो फौजी हमारे लिए लड़ रहे हैं, हम भी कहीं ना कहीं लगे। अच्छा, आपने कहा कि मैंने लाइव किया जिसमें मैंने लोगों को कहा कि आपने वजीर आजम का यकीन रखना है, उन पे भरोसा रखना है, हालात तो ठीक हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे, इस तरीके की बात। पैनिक मत फैलाएं, पैनिक ना हो। और वहीं पर 12 तारीख को वजीर आजम 8 बजे लोगों से खिताब करते हैं। 22 मिनट की वो स्पीच है उनकी, उसमें कहीं पर भी जम्मू कश्मीर का नाम नहीं लिया गया। जम्मू कश्मीर के खिता पीर पंजाल में अगर हम पुंछ की बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है शेलिंग की वजह से, जहाँ पर सबसे ज़्यादा अमवात भी हुई हैं, लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, लोगों की जो इमलाक है वो भी ज़ाया हुई हैं, उसका भी नुकसान हुआ है, बिल्कुल भी बात नहीं की गई। और उन्होंने हाँ इस बात का जिक्र किया कि हमारे मंदिरों पर और गुरुद्वारे पर को निशाना बनाया गया, लेकिन ना ही उन्होंने मदरसे की बात की, ना ही उन्होंने मस्जिद की बात की, और पुंछ के लोगों की बात नहीं की। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप भारतीय जनता पार्टी से मंसूब हैं, क्या पुंछ के लोग, उनकी ज़िंदगियाँ, उनकी इमलाक, उनके बच्चे मैटर नहीं करते? बिल्कुल मैटर करते हैं। और प्रधानमंत्री ने संबोधित में जो 28 लोग गिने, मैं सोचता हूँ कि पुंछ जो था ये बैटल ऑफ वार था, जो जंग का मैदान था वो पुंछ था। 14 लोग यहाँ पर शहीद हुए। लेकिन आपने जो बात कही कि प्रधानमंत्री जी ने, मैं तो सुन रहा था मंदिरों, गुरुद्वारों, स्कूलों सबका नाम लिया, मदरसों का भी नाम लिया। हाँ, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने
सिविलियन लोगों पे हमला किया। हमने सिविलियन लोगों पे हमला नहीं किया। उन्होंने यहाँ पर क्या वो ये नहीं कह सकते थे कि पुंछ के अंदर जो भी हुआ, पुंछ के अंदर जो भी हुआ, लोगों की जाने गई, इमलाक की का नुकसान हुआ, लोग जख्मी हुए, मैं उनके साथ हूँ, इतनी एक लाइन कहनी थी उनको, उन्होंने नहीं कही। और ऊपर से सितम ज़रीफी ये है कि पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऐसा लग रहा था कि ये लोग अपने खुदा के रहमो करम पर छोड़ दिए हैं, इन लोगों का आगे पीछे कोई नहीं है, इन लोगों को मरना है, जीना है, खुद ही अपने लिए सब कुछ करना है। आपने देखा कि जब वो हलचल का दौर था, वो अफरा तफरी का जो एक वक्त चल रहा था, उसमें जैसे ही शेलिंग रुकी है, लोगों ने भागना शुरू कर दिया। और आपने देखा होगा कि एसके ब्रिज पे कितनी भीड़ थी और वो लोग पैदल चल रहे थे, लसाना तक लोग पैदल गए, यहाँ से लोरन तक लोग पैदल गए। क्या ट्रांसपोर्टेशन का कोई सिलसिला नहीं होना चाहिए था? एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज से आगा नहीं थी कि ये सब होने वाला है, ऐसी सूरत हाल पैदा होने वाली है? पर मैं एक बात आपसे कहूँगा, आप मेरी छोटी बहन है। बात यह है कि देखो, किसी की गिबत नहीं करनी चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए, किसी के बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपको जिसने सुनाया तो आपने वही सुना, पर मैं यहाँ खुद मौजूद था। मैं उस टाइम पूरे ग्राउंड में था। जितने लोग मर रहे थे मेरे हाथों में मरे सारे। आपको एक प्रदीप शर्मा, ठीक है, हमने देखा, मैंने शुरू में भी देखा कि प्रदीप शर्मा ग्राउंड में थे, प्रदीप शर्मा कोशिश कर रहे थे कि जानें बचाई जाए, लोगों को निकाला जाए, रेस्क्यू किया जाए। हमने देखा, वो पूरी दुनिया ने देखा कि प्रदीप शर्मा किस तरीके से लगे हुए थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या इंतजामिया लोगों को आगाह नहीं कर सकती थी? अगर ऑल ऑफ सडन हो गया, लेकिन उसके बाद जब शेलिंग रुकी, उसके बाद इंतजामिया का फर्ज नहीं था कि लोगों को एवैक्यूएट करवाया जा सके? मैं वही बात आपसे करना चाह रहा हूँ। आप मेरी थोड़ी सी बात सुन लें। मैं सच बोलता हूँ आपको, मैं पूरी तरह ये जो लोग क्या कहते हैं मैं उस बात में यकीन नहीं रखता हूँ, क्योंकि आंखों देखी। क्योंकि मैं अगर जम्मू में होता, मैं भी इंतजामिया को, या पुंछ में रहता, मैं घर में, अगर हम मैडम जी पूरी तरह ईमानदारी से ग्राउंड में थे, मैंने पूरा इंतजामिया ग्राउंड में दौड़ते हुए देखा है। अच्छा, सच बोलता हूँ। मैं किसी डीसी की तारीफ नहीं करता हूँ, मैंने डीसी से कुछ नहीं लेना है, कि पूरा इंतजामिया अब इसको बिल्कुल ऐसे ही लगाना। और मैं सच बोलता हूँ, मैंने इस डीसी को, मैंने बड़े लोगों से बातें सुनी है, पर मैंने खुद डीसी को स्कूटी पे चढ़ा हुआ देखा। कभी कोई डीसी स्कूटी पे नहीं दौड़ता है, क्योंकि छोटी गलियों से डर इसको भी था। ये भी माँ बाप का एक बेटा होगा, कहते हैं एक बेटा है, हम भी थे, पर इसको भी मैंने दौड़ते हुए अपनी आंखों से देखा। लगा हुआ था ये तहसीलदार हमारा, ये लगा हुआ था एडिशन डीसी, एसीआर, तो जगह जगह पे मैंने इसको खुद घूमते हुए देखा है, जो एसीआर है। और एसएसपी जो है, बगैर उसके बुलेट प्रूफ के, मैंने एसएसपी को भी देखा, और एसएसपी लेकर एसएचओ तक। और आप यकीन करो कि ये जो पिछले 4 दिन ये पैनिक रहा, म्यूनसिपैलिटी का सीओ और म्यूनसिपैलिटी के लोग कूड़ा उठाने के लिए भी, उस जब गोलाबारी आती थी तो कूड़ा उठाने के लिए आ जाते थे। एक बात आपको बताऊँ, ये जो बिजली थी, यहाँ पे शेलिंग हुई वार्ड नंबर 9 में, हमारी जो तारें जो हैं 11 के भी उड़ गई। पर मैंने खुद एक्सीएन और इसकी टीम पूरी को, लैंडमैनों को इसके साथ इसको देखा तारें जोड़ते। लोग इसको गालियाँ दे बेचारे को, ये जी एक्सीएन काम नहीं कर रहे हैं, वो मैं देखूँ खुद ही तारें जोड़ रहा है एक्सीएन, आफ्ताब जो है। मैं सोच रहा हूँ ये यार अच्छा वक्त आ गया है, पीएचई, क्योंकि वो बिजली चलाएंगे तो पानी रिस्टोर होगा। शहर के ऐसे हालात थे, पूरा पैरामेडिकल स्टाफ लगा होता, जहाँ म्यूनसिपैलिटी लगी हुई थी, सब लोग लगे हुए थे। इतनी गोलाबारी में इसलिए बचाव हो गया। मैं आपको सच बोलता हूँ, हमें ये लोग, वो लोग थे जो फ्रंट पे बार लड़ रहे थे, वो वॉरियर हैं, पर ये लोग भी वॉरियर हैं। कोई छोटा मोटा ऐसा भी होता है जो डर कर भाग जाता है, पर नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन ईमानदारी से, इनकी भी जान है। पर यह बात लग गया कि कोई, अगर वो लोग कहते हैं जी पुलिस, वो गोले पड़ रहे थे, हम लोगों को बोल रहे थे अंदर छुपो, तो वो बाहर जाके कैसे घूमते? वो बात मैं समझती हूँ आपकी। रात के 1 बजे के करीब, 1-1:15 के करीब अटैक शुरू होता है, ठीक है, शेलिंग शुरू होती है। दूसरे दिन 2 या 2:30 बजे के करीब शेलिंग बंद होती है। सुबह 7 बजे जैसे थोड़ा सा मौका मिला लोगों को, लोगों ने भागना शुरू किया। ऐसा ही हुआ? शेलिंग में भाग रहे थे, मौका नहीं मिला। ना कुछ वक्फा जो हुआ, थोड़ा सा वक्फा हुआ, कोई वक्फा नहीं हुआ, उसी शेलिंग में चले भाग शेलिंग रहे में भाग रहे थे। हम मानते हैं कि शेलिंग में वो भी इंसान है, उनको भी गठरियां उठाए हुए सर में। मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रही हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन
अपनी जान बचाना सबका फ़र्ज़ है, अपनी अपनी जान परिवार को बचाना, महफूज रखना, ये सबका फ़र्ज़ है। हम इस बात को बिल्कुल भी इनकार नहीं करते हैं। लेकिन 2-2:30 बजे के करीब जब शेलिंग ख़त्म हो जाती है, बंद हो जाती है, उसके बाद भी लोग पैदल चल रहे थे। उसके बाद भी लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं थी। चलें, आप शहर के अंदर गाड़ियाँ नहीं ला सकते, आप पुल के पार रख सकते थे गाड़ियाँ, कि लोगों से कहते कि आप पैदल आएँ, यहाँ से गाड़ियों में बैठे और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि सेफ जगहें हैं वहाँ पर जाएं। अब सितम ज़रीफ़ी ये है कि सुबह से लेकर या रात से लेकर दिन के 5 या 6 बजे तक कोई भी हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं हुआ। लोग वैसे ही भागते रहे, लोग दौड़ते रहे, अपनी जानों के लिए कोशिश करते रहे कि हमारे बच्चे बच जाएं, हमारे बूढ़े माँ बाप बच जाएं, जिनको लेकर वो चल रहे हैं, गठरियाँ उठाई हुई हैं, वो भाग रहे हैं। उस वक्त ऐसा क्या था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है शेलिंग बंद होने के बाद भी काम नहीं कर पाई, लोगों की मदद नहीं कर पाई? पर मैं एक ही बात आपसे कहूँगा कि मैं हाथ जोड़कर लोगों को ये विनती करता हूँ कि लोग अननेसेसरी भागना शुरू हो गए और भागने में पता नहीं कैसे बच गए। वो हमारा एक बच्चा जो जिसका सर उड़ गया था डुंगस का, देखो वो घर से बोल रहा था पापा को मैंने नहीं जाना। मैंने जहाँ तक सुना है, मैं उसके घर पे गया था, उस बच्चे को मैं साथ में संस्कार कराया, घर पे गया, सब कुछ किया। जब गाड़ी में तो जिसकी आई होती है कहीं पर भी आ जाती है, लोग भागना शुरू हो गए। तो इसका मतलब कि हम इंतजामिया से कोई उम्मीद ना रखें कि ऐसे अगर हालात पैदा होते हैं तो इंतजामिया हमें खुदा के रहमो करम पे छोड़ दे और खुद जाके सुरन कोर्ट में बैठ जाए। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो बड़े लोग थे जिनके पास गाड़ियां थी, सबसे पहले ये भागना शुरू हो गए। लोगों में पैनिक होगा, लेकिन मेरी बात सुनिए, आप एक सवाल का जवाब दें। क्या आपको अंदाजा था कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी नहीं पता कि ऐसी सूरत हाल बनने वाली है? ऐसा अंदाजा तो किसी को नहीं था। पर एक बात, जो मॉक ड्रिल का प्रोसेस शुरू हुआ, मॉक ड्रिल का प्रोसेस क्यों करते हैं? युद्ध के लिए। युद्ध के लिए। इसका मतलब तैयारियां थी। उस मॉक ड्रिल से शेलिंग से 2-3 दिन पहले डीसी साहब मीटिंग लेते हैं। मीटिंग में सिविल सोसाइटी भी होती है, लोगों को बुलाया जाता है ना। उसमें कहा गया, उनको बताया गया अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होती है तो जो एलओसी के करीब के इलाके हैं उन लोगों को हमने शिफ्ट कहाँ करना है, इवैक्यूएट करके शहर में लाना है। तो वहीं पर एक शख्स भी उठे जिन्होंने ये पूछा कि अगर ऐसा हो, अल्लाह ना करे कि शहर में ऐसे शेलिंग शुरू हो जाती है तो तब शहर के लोग कहाँ जाएंगे? इसका मतलब कि खदशा तो था ना, ये पता तो था ना, मीटिंग्स हो रही हैं, मॉक ड्रिल का प्रोसेस शुरू हो रहा है, हॉस्पिटल के ऊपर रेड क्रॉस क्रिसेंट लगा दिया जाता है जो कि एक सिंबल होता है इमरजेंसी का। वो सब होने के बाद क्या एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि हालात खराब होने वाले हैं? आप मानते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। पर मैं भी पिछले इस शहर में, मेरी भी 50 साल उम्र हो गई है, पर मैंने जलास में जब फायरिंग होती है, या दगवार में होती है, या किरनी में होती है, मंतार में होती है, हम इन लोगों को लेकर शहर में आते हैं। पर हमें ये भरोसा ही नहीं था कि दुश्मन के पास कोई चारा नहीं बचेगा। दुश्मन हमारे सिविल लोगों पर हमले करेगा, दुश्मन हमारे मंदिरों, गुरुद्वारों और मस्जिदों पर हमले करेगा, दुश्मन हमारे स्कूलों पे हमला करेगा, दुश्मन आंख बंद कर कर गोले फेंकेगा। देखो, हमारा देश जो है, अगर वहाँ से जहाँ से जो मिलिटेंसी का हमला हुआ तो देश ने उन्हीं कैंपों पर हमले किए, कहीं सिविल लोगों पर हमले नहीं किए कि जहाँ इतनी तोहफे लगी हुई थी पूरा पुंछ में, वहाँ जो उनके ठिकाने थे वहाँ पर हमले किए। लेकिन बदकिस्मती से हमें दुश्मन का ये नहीं पता था कि उसने शहर को ही उड़ाना है पूरे को। वो सोच रहा था शहर को उड़ाना, हज़ारों की संख्या में जैसे ओले पड़ते हैं, ओलों की तरह यहाँ पर गोले पड़ रहे थे। पर मैं सोचता हूँ कई बार कोई चूक रह भी जाती है। मैं कोई मानते कि लैप्स तो होगा। मैं कोई एडमिनिस्ट्रेशन का प्रवक्ता नहीं हूँ, पर आपने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा तो मैं घर में बैठ के हम बातें करते हैं। घर में जितने लोग हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप अगर बाल बच्चों को लेकर बाहर चले गए, जब आप घर में छुपे रहे, आप ये बात सोचें वो भी इंसान है। इस जंग में जो लोग बच गए हैं उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जो शहीद हुए हैं उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है, बहुत बड़ी कुर्बानी की है उन्होंने, और उन्होंने अपनी शहादत दी है अपने देश के लिए। तो देश के लिए शहादत देना बहुत बड़ी बात है। हम में से भी कोई शहीद हो सकता था। आप मेरी बहन हो, मैं आपको बताऊं, हम 6 भाई हैं, हमारी बीवियां हैं, हमारे चाचा चाची, हमारे बच्चे हैं, हम सब घर में थे, हम कहीं नहीं गए। हमने सोचा हुआ था कि अगर हम जाएंगे, ये 5,60,000 जो गरीब लोग हैं, या जो हमारे पुंछ के लोग हैं डिस्ट्रिक्ट के, ये कहाँ पर जाएंगे? हम सब भागना शुरू हो जाएंगे तो ये भी भाग जाएंगे।
बहुत से लोग थे जो मुझे फ़ोन करके पूछते थे प्रदीप जी क्या मौला है। मैंने बोला नहीं कुछ नहीं है, आप डटे रहो, घर में रहो, बस घर से नहीं निकलना है, पैनिक मत पलाओ, घर में रहो। फिर मैं इजलास में गया, मंगनाड़ में गया, द्वार हर जगह पे गया, लोगों को हाथ जोड़कर बोला भाई रहो यही, नहीं निकलना है पुंछ से। शहर में मैंने चक्कर लगाया, यहाँ पर ऊपर शेलिंग हो गई थी कामसर में, मैंने उनका एलओपी से बात करवाई। वहाँ अंदर जाकर हमने मैंने डीसी को खुद फ़ोन किया, डीसी साहब को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा जी ये हॉस्टल है, पहाड़ी हॉस्टल जो गर्ल्स का, ये चाहिए। कहते हैं प्रदीप जी आप कर लो उसको हैंड ओवर, कोई बात नहीं। मैंने कहा ताले लगाया, कोई बात नहीं, आप देख लो जैसे करना है। मैंने उसको खोल लिया, वहाँ पर उन्होंने राशन भी भेज दिया। मैं मंगनाड़ में गया, वहाँ पर हमने कैंप लगाया, वहाँ से जलास से लोग जो है यहाँ लाए मंगनाड़ में 100, 150, 200। मैंने फिर डी साहब उन्होंने कहा भाई, उसी टाइम राशन डिपो खुल गया, उसी टाइम वहाँ पर राशन उन्होंने भेज दिया, जितने चावल चाहिए थे, जो सामान चाहिए। उन्होंने कहा किसी बात की परेशानी नहीं करनी। ये मेरे साथ बात हुई ना, मैं अपनी पर्सनल बात करता हूँ। वहाँ ऊपर कृष्णा घाटी में गोला पड़ा गुरुद्वारा साहब में, वहाँ पहुँच गया, गोले पड़ रहे थे, मैं वहाँ पर पहुँच गया, 3-4 लोग थे हम, वो बेचारे वहाँ, हमने गुरुद्वारे की सफाई भी की, मैंने अपने हाथों से की। तो वहाँ पर गोला भी देखा उनको, उन्होंने कहा जी मोर्चा, मैंने डी साहब से, डी साहब ने कहा मौके पर ठीक है जी प्रदीप जी ठीक है, राशन भी हम इनको देंगे, इनको को डटे रहो, घबराना नहीं है। फिर अब मैं कैसे बोलूँ, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या नहीं किया। मैंने खुद एसपी को दौड़ते हुए देखा है, डीएसपी को दौड़ते हुए देखा है, एसएचओ को दौड़ते हुए देखा है, एडिशनल एसपी को दौड़ते हुए देखा है। अब गोले ख़त्म हो गए। मेरी आपने कभी नहीं देखा कि मैंने आज तक एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ़ की, पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग बात कर रहे हैं, किसी ने यहाँ पर शोशा मार दिया जी, अभी मिलिटेंट आ गए हैं। हमारे लोग इतने समझदार भी हैं कि नया शोशा निकाल लेते हैं और पता नहीं कहाँ से शोशा लाते हैं। वो एक नई परेशानी पैनिक शहर में फैला रहे थे। फिर मैंने सोचा मैं ऑनलाइन नहीं आऊँगा, मैंने ऐसे ही लोगों को बोला, मैंने कहा मत करो। मैंने डीएसपी साहब को बोला, मैंने कहा ऐसा शोशा जो भी फैलाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। मतलब ऐसे आप शोशे फैला रहे हो। और बहन जी मैं सच बोलता हूँ कि ये मौतें सब मेरे हाथों में हुई हैं, मैंने अपने हाथों से देखी। अच्छा, एक आखिरी बात करेंगे हम, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। आखिरी बात ये कि जब पहलगाम के अंदर 22 अप्रैल को इतना बड़ा सानहा पेश आता है, मासूम लोगों की जानें जाती हैं, शहीद होते हैं वो लोग, टूरिस्ट हैं, बाहर से आए हुए हैं, उनकी अमवात के बाद उसी वक्त जैसे ही होम मिनिस्टर को पता चलता है वो श्रीनगर के अंदर आ जाते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ के इलाके में इतना कुछ हो गया, लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, बच्चों ने अपने वालिदैन को खो दिया, ठीक है, वालिदैन ने बच्चों को खो दिया। एक हम कहें कि क़यामत बरपा थी पुंछ के अंदर, बात नहीं की, कोई आया नहीं। आज सुना है कि राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं। क्यों ऐसा होता है कि हर बार पुंछ राजौरी को नज़रअंदाज किया जाता है, या सिर्फ हम अगर कहीं पर इसको लाने की कोशिश करते हैं नज़रों के या नेशनल मीडिया में, वो उसी वक्त होता है जब हमें वोट चाहिए होते हैं। आप नहीं समझते कि हमारे साथ हमेशा से सोतेला सलूक हुआ करता है या हो रहा है? बिल्कुल आपने ठीक बोला, पर मैं एक बात और कहूँगा आपको कि उमर साहब आए, गाड़ी के रास्ते से आए, यहाँ से वो भी 30वें दिन आए। जम्मू में एयर स्ट्राइक हुई और उमर साहब वहाँ पर गए, जीएमसी हॉस्पिटल में गए, जो जख्मी थे, माइनर चोटें जिनको लगी हुई थी, वहाँ पर गए ना, तो उन्होंने कोई ट्वीट किया, ना ही लोगों से कहा कि पैनिक नहीं होना है। सीएम साहब की ये बात होगी, बट मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कारकुन होगा, चाहे आप नौजवानों में देखें या मेन लीडरशिप हम देखें, किसी का कोई ट्वीट नहीं है, किसी की कोई भी। हाँ, रैना साहब आए यहाँ पर, आकर जहाँ जहाँ उनको लगा था रील्स बन सकती हैं, वीडियोस बन सकती हैं, उन्होंने बनाई। क्योंकि हमारी लीडरशिप जो है पुंछ राजौरी की, वो यही है कि या तो वो रील्स बनाती हैं या वीडियोस बनाती हैं या लाइव आकर लोगों को बताते हैं हमने यहाँ पर विजिट किया है, वहाँ पर विजिट किया। लेकिन वहीं पर जो अकरम साहब की आप बात कर रहे थे ना, जो शहीद हुए इसी शेलिंग में, वहाँ उससे पीछे जाकर एक मरियम खातून नाम की बच्ची थी 5 साल, किसी को नहीं पता उसके बारे में, उसके पास कोई नहीं गया। आप गए होंगे और कोई नहीं गया। बीजेपी के यहाँ पे कार्यकर्ता आए हैं, कोई नहीं गया उनके पास। बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर गए हैं जहां पर जो वीडियोस वायरल हुई हैं, जो रील्स वायरल हुई हैं। क्या हम लोग मायने नहीं रखते, सिर्फ वोट के लिए हैं? पर मैं थोड़ी सी बात आपकी काटूंगा। थोड़ी सी बात यह है कि ये जो सारा वाकया हुआ, इसमें मुझे बार बार फ़ोन आ रहा था हमारे जो है स्टेट में शोक कॉल जी, मेरे से हालचाल पूछ रहे थे, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बार बार उनका दिन में 3 बार फ़ोन आ रहा था। हमारे
एक्स MP जो पुंछ के है, तो MP हैं वो, पर पुंछ के लिए एक्स MP हैं, जुगल किशोर मेंबर पार्लियामेंट, बार बार मुझे फ़ोन करके पूछ रहे थे। 2 बार मुझे जितेंद्र सिंह का फ़ोन आया। ऐसे हमारे जम्मू में राकेश जी हैं, मिंदर जी हैं, या ऐसे बहुत से लोग थे जो मुझे बार बार फ़ोन कर रहे थे, प्रदीप जी कैसा माहौल है, क्या हो रहा है। मैं उनको बता रहा था। और मैं आपको छोटी सी बात एक बताऊं, ये आपकी सब बातें हैं। ये जो हमारे सिंदर चौधरी हैं डिप्टी CM, इन्होंने मुझे 4 फ़ोन किए। जावेद राणा ने मुझे फ़ोन किया, मुझे पूछ रहे थे क्या प्रॉब्लम है आपकी, हम क्या मदद कर रहे थे। पर इसके सिंदर चौधरी ने अपने मुंह से बोला मुझे, डिप्टी CM ने, कि प्रदीप जी मुझे आने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। उन्होंने 2 बार अपना टूर कैंसिल किया। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे आने की गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही है। यहाँ पर गोलाबारी बहुत ज़्यादा हो रही है। उमर साहब 3 दिन के बाद पहुँचे। आपने राजनाथ सिंह जी के लिए बोला, तो मैं ये कहूँगा कि मुझे ये लगा कि हो सकता है होम मिनिस्टर या इनको यहाँ पुंछ में सारी गोलाबारी पुंछ में हुई, हालात पुंछ में ही ख़राब थे। मुझे लगता है इनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट हो, या सिक्योरिटी की वजह से यहाँ सामने जो पाकिस्तान है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है सामने, तो वो उतरने की प्रॉब्लम हो। ये सोच रहे हैं उनको रॉकेट का अटैक हो सकता है, कुछ हो सकता है, कुछ होगा ऐसा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा ये मसला नहीं है। मैं उनकी सफाई किस लिए दे रहा हूँ, वो खुद ही देंगे। पर हो सकता है पुंछ में ऐसा हो। मेरा काम है, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं, मैं अपना प्रवक्ता हूँ, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। लोगों ने मुझे जिम्मेवारी दी है, मुझे MLC बनाया, लोगों ने वोट डाले, लीडर था, सब कुछ था। अभी वो सब बातें अलग हैं। अभी ये बात है कि हम सब देशवासी भारतीय हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, देश का झंडा हमने ऊपर रखना है, देश के हित में हमने बात करनी है, देश के लिए ही आगे बढ़ना। चलिए, बेहद शुक्रिया। ये थे हमारे साथ प्रदीप शर्मा, जिनको देखा गया कि पुंछ के अंदर सबसे बड़ा किरदार इन्होंने निभाया है। चाहे मदरसे से बच्चों को निकालना हो, वहाँ से कारी साहब को निकालना हो, या बाकी जगहों पर सिख बरादरी में जो अमवात हुई हैं उनको रेस्क्यू करना, उन बच्चों को रेस्क्यू करना हो, या हिंदू परिवार को निकालना हो, इन्होंने कहीं पर भी भेदभाव नहीं दिखाया। उन्होंने लोगों की मदद की। लेकिन अफसोस इस बात का कि इतना सब कुछ हो गया, पुंछ के अंदर इतना बड़ा सानहा पेश आया, लेकिन मरकजी सरकार जो पहलगाम में 22 तारीख को पहुंच गई, वो आज दिन तक पुंछ के अंदर नहीं पहुंच पाई। और पुंछ का जिक्र नहीं किया जाता, पुंछ में क्या होता है उसका नाम नहीं लिया जाता। पुंछ के लोगों को खुदा के रहमो करम पर छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद अभी तक देखा गया है कि पुंछ लावारसों की तरह पड़ा हुआ है। लोगों से कोई बातचीत नहीं हो रही, कंपनसेशन की बात हो रही है, लेकिन क्या वो तमाम कंपनसेशन की जिसकी आप बात कर रहे हैं, उससे लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी? जिसने अपना बच्चा खो दिया है उसकी भरपाई होगी, या जिसने अपने बाप को खो दिया है उसकी भरपाई होगी? लेकिन इस पूरे सिनेरियो में ये बात हम कह सकते हैं कि पुंछ में कुछ भी हो जाए, पुंछ के साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है। पुंछ के लोग ही हैं जो अपनी मदद आप कर सकते हैं।